अरशद शरीफ साहब व्हाट्सएप पर, पैगामात पर और फ़ोन पर क्या गुफ्तगू कर रहे थे वो भी मैंने हासिल की है। प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए सारी नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन अमरीकी वक्त के मुताबिक 17 अक्टूबर की सुबह 5 बजे के करीब उन्होंने जहांज़ेब को ये पैगाम भेजा। इमरान खान अपने सिफारती ताल्लुकात के इस्तेमाल की पेशकश कर चुके थे कि अगर किसी मुल्क में आला सतह पर बात करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सोग में डूबे पाकिस्तानियों के गम की एक और शाम। इस बार ये शाम थोड़ी लंबी है और शायद देर से ढलेगी, लेकिन है तो शाम ही। बकौल शायर, दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। इंशाअल्लाह ढल जाएगी। रात जितनी भी लंबी हो, फिर सुबह आएगी। अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद से अब तक चंद घंटों में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और कुछ अभी भी हो रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कीनिया में भी इंटरनेशनल तहकीकात का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ सामने आ रहा है लोग उससे मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन की बात अब शुरू हो गई है, बल्कि काफ़ी हद तक मामला उसके करीब पहुँच गया, अनाउंस भी हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल तहकीकात इसकी शुरू की जाए, आलमी इदारों को भी इन्वॉल्व किया जाए। आखिरी लम्हात में अरशद शरीफ साहब व्हाट्सएप पर, पैगामात पर और फ़ोन पर क्या गुफ्तगू कर रहे थे वो भी मैंने हासिल की है। प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए सारी नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन आपको कम से कम ये ज़रूर पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहे थे और क्या करने वाले थे। उनकी मैयत कतर से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएगी या पहुंच चुकी होगी। रात 1 बजे के करीब पहुंचनी है पाकिस्तान में, और सरकारी ज़राए के मुताबिक ये बताया गया, बल्कि अनाउंस किया गया है कि राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो रिसीव करेंगे मैयत, और इस दौरान सिवाय सरकारी टीवी के किसी भी प्राइवेट मीडिया को एयरपोर्ट के अहाते के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ये पहले से अनाउंस भी किया गया है और मैसेजेस भी फॉरवर्ड करवाए गए हैं। खैर, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे नहीं पता व्लॉग के बाद क्या सिचुएशन डेवलप होगी, जब आप देख रहे होंगे तो किसने रिसीव किया होगा, लेकिन अभी तक की इतलात यही है। अब मामला जुडिशल कमीशन के क़याम तक पहुंच गया, अनाउंस भी हो गया, लेकिन इसका हासिल हसूल शायद कुछ नहीं होगा। आप कीनिया के सदर को फ़ोन कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन भी बनवा रहे हैं, लेकिन साथ ही ताबूत में बंद उस शहीद की मैयत की तौहीन भी कर रहे हैं। आखिर किस हक़ से? अभी उनकी मैयत वतन नहीं पहुंची, तदफीन नहीं हुई, कब्र की मिट्टी खुश्क होना तो बहुत दूर की बात, और आपने बेसब्री और बेशर्मी की हर हद पार कर दी। मैं मरियम नवाज़ साहिबा से पूछना चाहता हूं कि कोई कितना दर्द में है, कोई कितना कर्ब में है, क्या एक लम्हे के लिए भी आपको इस बात का एहसास है? हम खामोश रहते हैं, कभी कभी इजहार नहीं करते, इसलिए कि सहाफ़ी हैं, हमें कुछ हदूद व क़यूद में रहना पड़ता है। इससे आगे हमारी भी रेड लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन क्या इस रेड लाइन का ख्याल करना सिर्फ हमारा ही फ़र्ज़ है? हम नहीं करना है? आपको कोई एहसास नहीं है कि आपके कहे हुए अल्फाज उस रेड लाइन की बाउंड्री पार कर चुके हैं? आपके आज कहे हुए अल्फाज बहुत देर तक आपका पीछा कर सकते हैं। आपको माफ़ी मांगना चाहिए शहीद के ख़ानदान से और हर उस पाकिस्तानी से जिसका दिल आपके आज के अल्फाज ने दुखाया है। कहें आप इमरान खान को बुरा भला जितना मर्जी करें और अपने दिल की जितनी मर्जी तस्कीन करें, फिर इमरान खान जाने, उनके वर्कर्स जाने और आप जाने, लेकिन खुदा के वास्ते जो शख्स खामोश हो गया, जो अपने दिफा में कुछ कह नहीं सकता, अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं सकता, ताबूत में बंद उसकी मैयत को तो खुदा के लिए बख्श दें। आपको पता था कि इनके आपके कहे हुए इन अल्फाज से लोगों की दिल आज़ारी होगी, लोगों के दिल दुखेंगे, लेकिन आपने फिर भी कहे। जैसे आपके चचा जान कहते थे कि मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, आपने भी कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन करना ज़रूरी है, और फिर आपने वो ट्वीट किया जब आपको पता था कि अच्छा नहीं लगेगा। फिर कैसे आपने ये सब कुछ लिख दिया? और जब आपने अरशद शरीफ के वो ट्वीट्स देखे होंगे जो उन्होंने आपके लिए और आपकी वालदा की बीमारी में नेक तमन्नाओं के लिए लिखे, ना सिर्फ आपके वालदा के लिए बल्कि आपकी और दूसरी जमातों के लोगों के लिए भी लिखे, क्या उनको देखकर भी एक लम्हे के लिए एहसास नहीं हुआ कि कम से कम ट्वीट ही डिलीट कर दें आप? खैर, अब आप जाने और आवाम जाने, जो हो रहा है ट्विटर के ऊपर वो देख के अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन शुरुआत आपने की, आपको नहीं करना चाहिए था। थोड़ी सी बात चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के आज के रद्द अमल की, जो उन्होंने अरशद शरीफ की शहादत से मुतालिक दिया और एक तरह से इसे टारगेट किलिंग करार दिया है।
मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि बनी गाला से अरशद शरीफ से हंगामी नौयत के राब्ते हो रहे थे और कुछ मेरी मालूमात में भी थे, मेरे इल्म में थे कि ये राब्ते हो रहे हैं। इमरान खान साहब के उस वक्त की बेचैनी आज समझ में आ रही है कि वो क्यों बार बार कह रहे थे कि मेरी अरशद शरीफ से बात करवाएं, क्यों वो चाहते थे कि अरशद फौरी तौर पर मुल्क से चले जाएं। मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान अपने सिफारती ताल्लुकात के इस्तेमाल की पेशकश कर चुके थे कि अगर किसी मुल्क में आला सतह पर बात करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अरशद शरीफ ने खुद मना किया था कि उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ और शायद आने वाले वक्त में ये चीज़ें आपके सामने भी आएंगी। वो चाहते थे कि किसी किस्म की वो कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट के बगैर अपने बलबूते पर इस मामले को सॉर्ट आउट करें, और वो चाहते थे कि जल्द किसी दूसरे मुल्क का उन्हें वीज़ा मिल जाए ताकि वो उधर चले जाएं। जब उन्होंने यूएई से अप्लाई किया तो वो वीज़ा उनका एक तरह से रिजेक्ट हुआ, नहीं उन्हें मिल सका। और फिर अमेरिका में मौजूद जो हमारे कॉमन दोस्त हैं जिनका मैंने कल भी जिक्र किया, जहांजेब अली ने, उनसे फिर रब्ता हुआ। उसने आज ही मुझे उनके आखिरी दिनों में अमेरिकी वीज़े की कोशिश के लिए जो की जाने वाली उनकी एक तरह से गुफ्तगू थी उससे मुतालिक बताया, और मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं। मैं प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए सारे स्क्रीनशॉट्स नहीं शेयर करूंगा क्योंकि उसमें उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, नहीं चाहता कि वो ऐसे इस तरीके से लीक आउट हो के फिर बाद में सोशल मीडिया पर आए। बहरहाल अमरीकी वक्त के मुताबिक 17 अक्टूबर की सुबह 5 बजे के करीब उन्होंने जहांजेब को ये पैगाम भेजा कि आपसे किस वक्त बात हो सकती है, क्योंकि इससे पहले उनकी बातचीत चल रही थी वीज़े के असूल के लिए। तो जहांजेब जब सुबह उठे तो उन्होंने कहा कि बस मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं आपसे रब्ता करता हूँ। और उसके बाद फिर उनकी डिटेल में फ़ोन पर जो बात हुई उस बारे में जहांजेब ने मुझे बताया कि वो स्टेट डिपार्टमेंट से इस बारे में जो भी बातचीत कर रहे थे वीज़े से मुतालिक, उससे होने वाली जो पेशरफ थी उससे उन्हें आगाह कर दिया था। आज इमरान खान ने खुद इन बातों से पर्दा उठाते हुए कहा है कि मैंने अरशद शरीफ से कहा था कि मुल्क से बाहर चले जाओ। खबर मिली थी कि अरशद शरीफ को मारा जाएगा। वो पाकिस्तान का ऐसा सहाफ़ी जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, इस वजह से कोई उसे ख़रीद नहीं सका। अगर ख़रीद सकता तो हो सकता है कि शायद बच जाता। ये मेरे अपने अल्फाज हैं, खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर ख़रीदा जा सकता तो शायद वो अपनी जान भी बचा लेता। लेकिन उसे पता था कि इसकी कीमत, जिस रास्ते पर वो चला है, इस सच की कीमत क्या होगी पता था, लेकिन नहीं पीछे हटा। उसने जान दे दी लेकिन किसी के सामने नहीं झुका। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने उस जैसा दिलेर, ईमानदार और मुहिब्बे वतन सहाफ़ी कहीं नहीं देखा। यही वजह है कि बाज़ सहाफ़ती और आज़ाद हल्के इस मामले की इंटरनेशनल इंक्वायरी की जानिब इशारा कर रहे हैं कि इस मामले को आलमी सतह पर भी जांचा जाए। दूसरी जानिब कीनिया में भी इस वाक़े पर हर जानिब बहस हो रही है, बल्कि कीनिया के जो सहाफ़ी हैं, उनका जो मीडिया है, उसमें भी अच्छी खासी एक हलचल है, एक बेचैनी है। उनके सहाफ़ी और टीवी चैनल्स पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कीनिया के जो सिटीज़न टीवी चैनल की एक रिपोर्ट पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें कुछ सवालात उठाए गए, तकरीबन 8 के करीब सवाल है। मैं यहाँ पर भी रिपीट कर देता हूँ, कुछ आप लोग सुन चुके हैं लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला सवाल, क्या पुलिस ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी? अगर हाँ तो क्या कार सवारों ने आगे से हुक्म मानने से इनकार कर दिया था? दूसरा सवाल, जब कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की थी तो फिर पुलिस ने फायरिंग क्यों की? तीसरा सवाल, पुलिस ने गाड़ी रोकने के लिए टायरों में गोली क्यों नहीं चलाई या टायर क्यों नहीं ब्रस्ट किए? उसकी बजाय डायरेक्ट सवारियों के ऊपर क्यों उन्होंने गोलियां चला दी? चौथा सवाल, अगर टारगेट करना ही था तो कार ड्राइवर की बजाय साथ बैठे हुए शख्स को क्यों निशाना बनाया गया? जब भी गाड़ी रोकनी है तो आपको ड्राइवर को हिट करना है, तो ड्राइवर की बजाय आपने साथ बैठे हुए पैसेंजर को मार दिया। पांचवा सवाल, पुलिस ने फायरिंग क्यों की जब उनके पास ये इतला थी कि इस कार में एक बच्चा है जिसे अगवा करके ले जाया जा रहा है? मुबैना तौर पर जो पुलिस का इनिशियल स्टेटमेंट आया, अगर बच्चा था तब भी उस गाड़ी के टायर पर फायर करने थे, बराह रास्त सवारियों को क्यों मारा गया? और ऐसा क्या था जो गाड़ी से मुतालिक शनाख्त में गलती का सबब बना? ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, आखिर किस बेसिस पर? क्या रंग एक जैसा था या नंबर एक जैसा था? फिर जिस नंबर की गाड़ी को रोकने के लिए स्नाइपर्स भाग रहे थे उस गाड़ी का नंबर था KDJ 700F, और जिस पर अरशद शरीफ साहब सवार थे जिसको निशाना बनाया गया उस गाड़ी का नंबर था KDG 200M। तो गलत फहमी कैसे हो सकती है? नंबर्स में अच्छा खासा फ़र्क है। खैर, इस सारे वाक़े में हौसला अफजा बात यह है कि पाक फ़ौज का भी रद्दअमल सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया था।
आज उन्होंने खुद हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए और उसके लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। ये अलग बात है कि यहाँ पर लोग जुडिशल कमीशन को नहीं मानना चाहते या उसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन पाक फ़ौज की जानिब से, बल्कि आज DG ISPR की जानिब से एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि कीनिया की हुकूमत की जानिब से भी कुछ तफसीलात हासिल की जा रही हैं और कीनियन पुलिस की जानिब से जो उनकी गलती है वो तस्लीम की गई है। बहुत सारे सवालात अभी भी उठते हैं और इस मद में जो मुख्तलिफ क्या सराइयाँ लोग कर रहे हैं उनके जवाबात जानने की कोशिश है और ये जवाब जानने भी चाहिए। इसीलिए उनका मज़ीद कहना था कि सिर्फ इस वाक़े को नहीं बल्कि ये भी देखना होगा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा। ये एक वो क्वेश्चन है जो सबको खटक रहा है, सबकी नज़रों में ये क्वेश्चन मेन है कि क्यों जाना पड़ा, किसने फोर्स किया, क्यों ये हालात बने कि वो पहले पाकिस्तान से गए फिर उन्हें UAE से भी निकलना पड़ा। तो DG ISPR की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि इन सवालों के जवाब जानने के लिए ही उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो जुडिशल कमीशन कायम करें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे सवालात के जवाब ढूंढने की आड़ में इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है और यही वजह है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ख़ुद दरख्वास्त की है कि जो बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। DG ISPR ने यह भी कहा कि हम सबको अरशद शरीफ की नागहानी वफ़ात पर तकलीफ़ है। अरशद शरीफ बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी थे, उन्हें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में एक ख़ास मुकाम हासिल था। उन्होंने कई ऑपरेशन जो पाक फ़ौज की निगरानी में हुए उस दौरान फील्ड पर जाकर भी रिपोर्टिंग की। देखना यह है कि इस वाक़े को जवाज़ बनाकर कौन फ़ायदा उठाना चाह रहा है और कौन है इसका बराह रास्त बेनिफिशरी। ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है DG ISPR की, बल्कि उन्होंने एक TV चैनल से गुफ्तगू में भी इन ख्यालात का इजहार किया। बहुत अच्छा है जो उन्होंने हुकूमत से कहा, लेकिन हुकूमत की जानिब से कायम करदा जुडिशल कमीशन उस वक्त तक मौसर नहीं हो सकता जब तक कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके ऊपर इत्तफाक ना कर लें या वो इसको तस्लीम ना कर लें उसके नताइज पर, वरना कल को जुडिशल कमीशन जो भी फाइंडिंग्स देगा अगर उसको मानना ही नहीं है तो फिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने का, इतने वसाइल लगाने का, इतनी तवानाइयाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल जर्नलिस्ट कम्यूनिटी में से बाज़ आवाज़ें उठ रही हैं और कुछ आज़ाद लोग भी यही राय दे रहे हैं कि इस मामले की इंटरनेशनल तहकीकात होनी चाहिए और जो आज़ादाना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कर सकते हैं उन्हें मौका देना चाहिए। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन आपसे एक ख़ास दरख्वास्त ये है कि जज्बात में सारी हैं, हम भी हैं, आप लोग भी होंगे, लेकिन खुदा के लिए इन जज्बात का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए और अपने इदारों को बेजा तनकीद का निशाना ना बनाएं। ये आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। आप इनफरादी तौर पर जितनी चाहें तनकीद करें, लेकिन बहसियत मजमूई हमें इदारों का एहतराम हर हाल में करना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।